आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट की स्टडी करने वाले हैं ये बार बार रिपीट हो रही है। कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है कॉन्सेप्ट। वर्क पावर एनर्जी में भी आई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की जो कॉन्सेप्ट है हमने सबसे पहले कहां पे पढ़ा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट सबसे पहले ग्रेविटेशन में नहीं आई, वर्क पावर एंड एनर्जी वाले चैप्टर में आई। जब हमको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना था तब हमने पढ़ा ये सबसे पहले, है ना, पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट। और वहीं पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किए थे हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे पे और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, ठीक है। तब थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन वहां पे आया था। फिर आगे रोटेशनल मोशन में भी ये रिपीट हुआ, फिर ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में रिपीट हुआ, फिर एसएचएम में रिपीट हुआ, और अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में फिर रिपीट हो रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी वाला जो टर्म है ये मैकेनिक्स में लगभग हर चैप्टर में आता है और बार बार रिपीट होने वाली कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये समझ लो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा जगह पे ये यूज हो रहा है। और फिजिक्स में जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट है उसमें से एक पार्ट तो ये है ही कि भाई फिजिक्स में मुश्किल से 4-5 कंजर्वेशन लॉ हम लोग यूज करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कुछ जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उससे ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो बार बार यूज हो रही है, इसलिए इसको अच्छे से करते चलो। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं पूरी जो थ्योरी है इसकी, कंजर्वेटिव फोर्स की एंड पोटेंशियल एनर्जी की, तब हम फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहुंचेंगे। और आप लोग इसको और समझना, इसके कुछ क्वेश्चंस अगर आपको देखना है इससे रिलेटेड, तो आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को दोबारा रीड करो। जैसा मैंने पहले ही बोला था इस चैप्टर की शुरुआत में कि भाई आपको ग्रेविटेशन चैप्टर को दोबारा पढ़ना है पूरा, एटलीस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो पोर्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एटलीस्ट इतना तो आपको अच्छे से कर लेना उसका, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट अब इस चैप्टर में दोबारा रिपीट होती है। बस चार्ज का रोल मास, वहां पे मास का जो रोल है यहाँ पे वो चार्ज प्ले करता है, और बाकी बिल्कुल सिमिलर चलती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इस पेज पे कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी में। तो सबसे पहले व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स क्या है बताओ भाई? फर्स्ट पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्स को मैंने एफसी से डिनोट किया है यहाँ पे। तो एफसी का मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, एफसी का मतलब यहाँ पे मैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिख रहा हूं, और जो यू सिंबल है दैट इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ध्यान रखना। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बताओ जरा थोड़ा सा, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? पाथ इंडिपेंडेंट रहता है। हाँ, ये पाथ इंडिपेंडेंट रहता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन बाय एफसी इज पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब आप इसकी डेफिनेशन बोल सकते हो इसको। What is conservative force? Conservative force is that force if work done by that force is path independent. सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? Only depends on initial and final position. सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। मान लो ये एक पार्टिकल है यहाँ पे कोई, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और इस पार्टिकल को यहाँ से इस पाथ के थ्रू आपने लेकर आए, ये फाइनल पोजीशन है। आप इस पाथ से लेके जाओ या इस पाथ से लेके जाओ,
या इस पाथ से लेके जाओ और पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, मान लो कौन सा फोर्स लग रहा है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तो आप किसी भी पाथ से अगर पार्टिकल को लेकर जाओगे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के लिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैसा रहेगा, सेम रहेगा। समझ गए ना, वर्क डन बाय दैट कंजर्वेटिव फोर्स इज सेम फॉर ऑल द पाथ, तीनों पाथ के लिए कैसा रहेगा बेटा, ये सेम रहेगा। सो वर्क डन by conservative force is same for all path, तीनों पाथ के लिए वर्क डन कैसा मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। दैट इज, मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स along path 1 is equals to work done by conservative force along path 2, and it is also equals to work done by conservative force along path 3। तीनों पाथ से अगर पार्टिकल को लेके जा रहे हैं तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैसा रहेगा, सेम रहेगा। पाथ डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? कोई डाउट इस पे? हेलो, कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है? कंजर्वेटिव फोर्स समझ गए कि नहीं? अब कंजर्वेटिव फोर्सेस के जरा एग्जांपल बताओ, कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हैं? कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हैं? कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो वर्क पावर एनर्जी में पढ़े थे हमने, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सेट्रा, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। या सर जो एनर्जी स्टोर करते हैं उन्हीं को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। नहीं बेटा, अपन ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो एनर्जी स्टोर करते हैं, भाई फोर्स अलग कॉन्सेप्ट है, एनर्जी अलग कॉन्सेप्ट है ना? फोर्स अलग कॉन्सेप्ट है, एनर्जी अलग कॉन्सेप्ट है। दोनों को रिलेट कैसे कर लोगे? वर्क और एनर्जी को रिलेट कर सकते हो आप, फोर्स तो अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गई। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ऐसे फोर्स जिनके लिए वर्क डन सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, हम उन सभी फोर्स को कंजर्वेटिव बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्प्रिंग हो या ग्रेविटेशनल हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, इनके अलावा कोई और फोर्स भी है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, वो कंजर्वेटिव रहेंगे। तो जनरली जितने भी कांस्टेंट फोर्स होते हैं, देखो वेरिएबल ये भी है भैया, स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल, ग्रेविटेशनल इज वेरिएबल। अगर हम लार्ज डिस्टेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी वेरिएबल है, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर आता है। ग्रेविटेशनल में भी g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर आता है। स्प्रिंग फोर्स kx है। इसके अलावा जो भी कांस्टेंट फोर्स हैं, जैसे अगर हम नियर अर्थ सरफेस की बात करें तो नियर अर्थ सरफेस, जैसे ये बॉल है, यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट रहती है यहाँ से। तो आप इस बॉल को अगर यहां से यहां तक लेके आना है, यहां तक लेके आओ, या ऐसा लेके यहां तक लेके आओ, या यहां से ले जाके यहां तक लेके आओ, हर केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। किसी भी पाथ से ले जा लो, समझ गए कि नहीं? यहां से आप सीधा ले जा लो, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh, यहां से ऐसा लेके यहां तक ले जाओ तब भी माइनस mgh, यहां से इधर ले जाके यहां लाओ तब भी माइनस mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी। और ये कहाँ पे पढ़े हमने, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में किए, एक बार और देख सकते हो उसको। और मैं वहां पर का डिटेल नहीं करूंगा, इसका प्रूफ नहीं करूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है? समझ गए कि नहीं? तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे हम। तो ऐसे कोई भी फोर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? कंजर्वेटिव। हाँ बोलो, क्वेश्चन पूछो अभी।
मानसी बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? सर फिर हम थर्मोडायनामिक्स के लैंग्वेज में कंजर्वेटिव फोर्स को स्टेट वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं ना? हाँ, वहां पे स्टेट वेरिएबल हम बोल रहे थे, जैसे जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट वेरिएबल है, प्रेशर स्टेट वेरिएबल होता है, वॉल्यूम स्टेट वेरिएबल है, टेम्परेचर स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। तो कह सकते हैं ना सर? हाँ, स्टेट वेरिएबल भी बोल सकते हो इसको, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस को, ठीक है। ओके सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे। ले लिए? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 2 पे। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हम लोग समझते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेक्स्ट डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब बनती है? तो जो सेकंड पॉइंट आएगा नाउ, अब पोटेंशियल एनर्जी व्हाट इज दैट? इट इज द एनर्जी associated with configuration of system। और सिस्टम किससे मिलकर बनता है? अच्छा ये बताओ, ये बॉल एक सिस्टम है कि नहीं? दिस बॉल इज अ सिस्टम और नॉट? दिस बॉल इज सिस्टम और नॉट? है सर। हाँ, क्योंकि ये बॉल बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है ना, प्लास्टिक के बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल असेंबल कर दिए आपने। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, हम सिंगल आइडेंटिटी में भी है और इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है, इसके पार्टिकल एक दूसरे से बाइंड करके रखे हमने, या इसके पार्टिकल एक दूसरे से बाइंडेड हैं, तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट हो गया। ये मार्कर और बॉल मिलके भी एक सिस्टम बन रहा है, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, और दो और मिला दिए तो ये भी एक सिस्टम बन गया। पार्टिकल मतलब जिसको और हम छोटा ब्रेक ना कर सके, ठीक है। इवन हम बॉल को भी पार्टिकल ट्रीट कर लेते, लेकिन जैसे हम कलेक्शन ऑफ बॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंगल बॉल फिर वहां पे सिस्टम नहीं रहेगा, वहां पे कम से कम 2 बॉल होना चाहिए, तब वो सिस्टम बनेगा, बॉल का सिस्टम, सिस्टम ऑफ बॉल्स। बॉल खुद किसका सिस्टम है? कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन अगर हम बॉल का सिस्टम की बात करें तो कम से कम 2 बॉल चाहिए, तब हम सिस्टम ऑफ बॉल्स बोलेंगे। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? सिस्टम ऑफ बॉल्स अगर बोलना है तो कम से कम 2 बॉल चाहिए। सिंगल बॉल से बॉल का सिस्टम बन जाएगा क्या? हेलो? नो सर। नहीं, कम से कम 2 बॉल चाहिए, कलेक्शन ऑफ बॉल्स चाहिए, तब सिस्टम ऑफ बॉल्स बनेगा। और ये जो बॉल है ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, मतलब इनफाइनाइट पार्टिकल हम काउंट नहीं कर सकते प्लास्टिक। तो सिस्टम का मतलब एटलीस्ट कितने पार्टिकल होने चाहिए? एनर्जी एसोसिएटेड विद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। एंड व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम किसको बोलेंगे हम? कलेक्शन ऑफ 2 और मोर पार्टिकल, 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल का कलेक्शन को हम सिस्टम बोलेंगे। कम से कम तो 2 होना चाहिए, ज्यादा भी होंगे तो चलेगा, तभी सिस्टम बोला जाएगा, नहीं तो सिस्टम नहीं बोला जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझ लो, जैसे ये एक चार्ज पार्टिकल है Q1, ये एक चार्ज पार्टिकल है Q2, ये एक चार्ज पार्टिकल है Q3, ये एक चार्ज पार्टिकल है Q4। तो इट इज द सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर हम इसको बोले तो इसको क्या रीड करेंगे? दिस इज द सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ये चार्ज पार्टिकल का सिस्टम। सो दिस इज सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। ऐसे अगर आपने बहुत सारी बॉल का कलेक्शन ले लिया तो सिस्टम ऑफ बॉल्स, ठीक है। अगर आपने पेन ले लिया तो इट इज सिस्टम ऑफ पेन्स,
एक सिंगल सिस्टम ऑफ पेन रहेगा क्या? नहीं, कम से कम 2 पेन चाहिए, तब बोलेंगे सिस्टम ऑफ पेन्स। 2 से ज्यादा हो गए तब भी। तो इट इज द सिस्टम ऑफ पेन्स, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये तो हो गया भाई पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विथ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। ये कॉन्फ़िगरेशन बनने से जो एनर्जी है इस कॉन्फ़िगरेशन की, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। फिर बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड्स, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बस डिफाइंड है, या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए डिफाइंड है। अब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कौन कौन सी हो गई आपकी? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कहलाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल में ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, एक्सेट्रा, ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइंड है, या कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइंड है, बाकी के लिए नहीं डिफाइंड है। फोर्थ पॉइंट सर, हाँ बोलो। तो फिर फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड और फोर्स दोनों के लिए डिफाइंड है ना कंजर्वेटिव फोर्स? दोनों के लिए भाई एक ही बात है ना। अब अगर हमें किसी पार्टिकल पे फोर्स निकालना होता तो उसकी फील्ड में हम पार्टिकल को रख देते, फोर्स पता चल जाता। जैसे mg फोर्स हो गया, g क्या है? फील्ड है। QE क्या हो गया? फोर्स हो गया। E क्या है? फील्ड है। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, अब एक और बात, क्या सिंगल पार्टिकल की, जैसे ये सिंगल बॉल है मान लो, क्या इस बॉल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे इस रूम पे? है कि नहीं है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? अर्थ के कारण, है ना? तो सिंगल पार्टिकल की भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और वो तब रहेगी जब वो पार्टिकल एक्सटर्नल फील्ड में अगर रखा हुआ है तो सिंगल पार्टिकल की हो जाएगी। अदरवाइज इस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, या फिर सिंगल पार्टिकल की भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और कब होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल if it is placed in external conservative field, एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फील्ड, अगर वो पार्टिकल एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फील्ड पे है तो उस सिंगल पार्टिकल की भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, सिंगल पार्टिकल की भी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, लेकिन कब बनेगी? अगर वो पार्टिकल कहां पे है? कंजर्वेटिव फील्ड पे है तो बनेगी। इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रख दिया, इसकी वैल्यू Q है। तो बेटा इस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, तो फिर इस चार्ज पार्टिकल की भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इस फील्ड के कारण होगी। और इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है ना, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कैसी होती? ग्रेविटेशनल फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉल ले लिया, जी को कांस्टेंट ले लें हम, ये h हाइट पे ये बॉल है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या लिखते हैं? याद है ना फार्मूला? इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? हेलो, लिखते हो कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, तो सिंगल पार्टिकल की भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, लेकिन कब रहेगी सिंगल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी? जब वो एक्सटर्नल फील्ड पे रखा है। जैसे मान लो कोई चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा है, तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वहां पे, या कोई मास ग्रेविटेशनल फील्ड पे रखा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। और नहीं तो फिर क्या होना चाहिए? बहुत सारे पार्टिकल असेंबल आपने किया हुआ है,
जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 या M1, M2, M3, M4 एक्सेट्रा ऐसे आपने असेंबल कर दिए, तब भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, उस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। फिर समझ गए? क्लियर हो गया बेटा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे, यहां तक कोई डाउट है क्या? हेलो, बोलो भाई कुछ। सर अगर एक सिंगल पेन रहा तो उसका पार्टिकल रहेगा। क्या 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 बोल रहा, बोल जल्दी। सर अगर सिंगल कोई पेन रहा तो उसको पार्टिकल सिस्टम में लेंगे ना, पार्टिकल पोटेंशियल में। हाँ, अगर मान लो सिंगल पेन है तो इट इज द पार्टिकल पोटेंशियल, मतलब पेन बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी है, किसके कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी है? पार्टिकल आपस में बाइंडेड है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे आप, बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल बोलोगे। समझ गए ना, ऑफ दिस पेन। अब अगर मान लो इस पेन को हम, जैसे हम यहाँ पे रखा हुआ, ये अर्थ की ग्रेविटी में रखा हुआ है, तो इस पेन की एक और पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बहुत ब्रॉड सेंस पे होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो किस टाइप का फोर्स वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, किस टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप पोटेंशियल एनर्जी को बोलोगे। जैसे यहाँ पे मार्कर में अगर हम बात करें, चलो बॉल में ले लें, इस बॉल के पार्टिकल आपस में बाइंडेड है, तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, जो फोर्सेस के कारण बंधे हुए हैं ना, जो भी फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, जो वंडरवाल फोर्सेस हैं या इलेक्ट्रो, क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही है वैसे, जिनको बांध के रखा है, अटैच करके रखा है, ठीक है, या बॉन्डिंग आप समझ सकते हो। तो सिस्टम जो बाइंडेड है, जो पार्टिकल यहाँ पे चिपके हुए एक दूसरे से, तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब दूसरा, ये बॉल ग्रेविटेशनल फील्ड पे भी रखी हुई है, तो एक और पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल फील्ड पे रखे होने के कारण इस बॉल की, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए कि नहीं? यस। और अगर मान लो ये जो बॉल है, इसमें चार्ज भी रहता, अगर मान लो इस बॉल में चार्ज भी रहता, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। और मान लो एक्सटर्नल फील्ड पे रखी होती, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाती। तो एक ऑब्जेक्ट पे कई टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। बोलो भाई, समझ गए कि डाउट है कुछ? स्क्रीनशॉट लेना इस पेज का, हाँ, स्क्रीनशॉट लेना, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस। अब पेज नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। देखो अभी, हाँ, सिचुएशन में कुछ इस तरह से ले रहा हूं यहाँ पे, इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा बताना आप लोग। सपोज दिस इज द ग्रेविटी हियर, अर्थ ग्रेविटी, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इस तरह से नीचे की तरफ, और इस पे यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन। अब यहाँ पर मान लो मैंने किसी बॉल को रखा है, ये ठीक है, दिस इज एनी बॉल, और अभी ये इस पोजीशन पे है। अगर इस बॉल को यहां से आप मूव करा के यहां कहीं पर लेकर आते हो, ये फाइनल पोजीशन आ रही है, ये बॉल को आप ए पोजीशन से कहां पर लेकर जा रहे हो, आप बी पोजीशन पर लेकर जा रहे हो बॉल को, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गए, तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बॉल की चेंज होगी? सबसे पहले तो ये बताओ, बॉल में कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बॉल हैव? बॉल में कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? थोड़ा सोच के बताओ जरा, कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बॉल में?
हाँ सर ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ, इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर दूसरी कौन सी हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में Statics। रखा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरी पोटेंशियल एनर्जी हो गई बॉल में। बॉल बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एक और हो गई यहाँ पे। मैं इसका नाम ऐसा लिख दिया, इट इज बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अगर मान लो हम बॉल को ए पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके जाएं, ए से बी तक लेकर जाएं, तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी? इफ बॉल इज टेकन फ्रॉम ए टू बी, which kind of potential energy will be changed? कौन सी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी? आंसर बताओ इसमें। ये एक और क्वेश्चन ही हो गया, एक क्वेश्चन ही हो गया। अगर मान लो आप बॉल को ए से बी तक लेकर जा रहे हो, तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी? कौन सी बदलेगी? ग्रेविटेशनल बदलेगी, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बदलेगी ना। अभी ये अलग जगह पे, फिर दूसरी जगह पे लेकर गए तो वो भी बदलेगी भाई, सिमिलर रूल चलेगा। इस एक मिनट, इसमें बॉल में ना चार्ज भी लेना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि ये है। मान लो पॉजिटिव चार्ज बॉल है, बॉल पे चार्ज की वैल्यू सपोज क्यू, इस पे चार्ज है ना, इसलिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोला, ये भी बोला। तो अगर बॉल को आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा रहे हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो, तो कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बदलेंगे? कौन सी बदल रही बेटा? हेलो, ये ग्रेविटेशनल हो गई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गई, ये बाइंडिंग वाली हो गई यूबी। कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है? सर ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। डेल्टा यूजी इज नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा यूई इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी नहीं बदलेगी। लेकिन डेल्टा यूबी इट इज नॉट इक्वल, ये 0 के इक्वल है। अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बदल रही, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज, बट बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही क्या? डज नॉट चेंज। समझ गए कि नहीं? बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। अच्छा, बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी कब चेंज होती? बताओ जरा। जैसे ये बॉल है ना, इसकी बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी कब चेंज होती? जब ये बॉल टूट जाती या इसका शेप डिफॉर्म हो जाता, तो बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी भी बदल जाती थी। समझ गए? इसका शेप चेंज नहीं हो रहा, जैसी बॉल है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे पहुंच रही है, तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या इसके बाइंडेशन पे, इसके शेप पे, इसके साइज पे? हेलो, नो सर। है ना? तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बदली यहाँ पे? ग्रेविटेशनल वाली बदली, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली बदली, लेकिन बाइंडिंग वाली नहीं बदली। जैसे ये मेरे पास ये वाली बॉल है, इट इज सम सॉफ्ट बॉल हियर। अभी यहाँ पे इस बॉल में कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल। अगर मैं इस बॉल को यहाँ से ऊपर उठाऊं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, इधर भी ले जाऊंगा तो भी बदलेगी, इधर ले जाऊंगा तो भी बदलेगी। लेकिन इसकी जो बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी जिससे मटेरियल से बनी हुई है, ये नहीं बदल रही। ये कब बदलेगी? अगर मैंने दबा दिया ऐसे, तो अब ये कॉन्फिगरेशन या बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी बदली। जैसे इसी जगह पे रख के मैं दबा रहा हूं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, बस कौन सी चेंज हो रही है? इसकी बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। जो कॉन्फिगरेशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज हो रही है, क्योंकि पार्टिकल का जो कॉन्फिगरेशन है वो बदल रहा है, इसलिए कॉन्फिगरेशन वाली पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है पार्टिकल। समझ गए? तो आई थिंक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बराबर जम गया होगा। कि डाउट है कुछ? आगे बढ़ सकता हूँ मैं अब? सर हाँ बोलो। सर अगर ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होंगी क्या? नहीं, एक ही जगह पे रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी वही रहेगी, ग्रेविटेशनल वाली भी वही रहेगी, जब तक उसकी पोजीशन फील्ड पे नहीं बदलेगी ना।
तब तक क्यों चेंज होगी? वैल्यू रहेगी, कुछ फिक्स वैल्यू रहेगी, समझ गए? यस सर। हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन वाली पोटेंशियल एनर्जी कब बदलती है? जब सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बदलता है, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन वाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलेगी। क्लियर हो गया बेटा? तो हाँ बोलो, क्वेश्चन आने दो। सर अगर बी पॉइंट अपन ए के जस्ट ऊपर ले लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होंगी ना? अच्छा, इसको सीधे इसी लाइन पे रख देते हैं यहाँ। हाँ सर। हाँ, तब चेंज नहीं होती है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये जो बॉल है ना, इसको मैं हॉरिजॉन्टल अगर ऐसा लेके जाता हूँ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलती है ना। हाँ सर। हाँ बिल्कुल वैसा ही है, समझ गए? हेलो, हाँ सर, कोई डाउट अभी यहाँ तक किसी को? कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ सकते हैं हम? सर जैसे हॉरिजॉन्टल रखने पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे ऐसा क्या करेंगे? मतलब मूव करना है बट चेंज नहीं होगा। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे ये इसने कुणाल ने बोला था ना, एक क्वेश्चन ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर मैं ये बॉल को यहाँ पे सीधा इसके परपेंडिकुलर लेके जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर लेकर जाऊं, तो फिर ये चेंज नहीं होगी। ठीक है सर क्यों? नहीं समझ गया। क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। अब रिलेशनशिप आपको समझनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशनशिप थोड़ी समझनी पड़ेगी, तब तो आप समझोगे इसको। तो एक ने, अंशु ने बोला था कि जो रिलेशनशिप होती कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी की, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके इक्वल पढ़े थे? नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? है ना? चलो मैं बताता हूँ, तो तेरा जो क्वेश्चन है ना उसका जवाब भी मिल जाएगा अभी। ठीक है हर्ष? हाँ सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? पेज नंबर 4। तो अब इस पेज पे हम लोग देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये रिलेशनशिप हम लोग देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फिर से रिपीट हो रही है, मैं रिलेशनशिप लिख रहा हूं, यहाँ पे कुछ फार्मूलेज आ रहे हैं हमारे पास में। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा, अगर इसको डिफरेंशियल टर्म पे लिखना है तो ये du इज इक्वल्स टू माइनस dwc लिख दो। इसको शॉर्ट फॉर्म पे अपन wc लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, du अगर इसके बराबर है, और इट इज dw का मतलब होता है fc डॉट dr, दैट इज इक्वल्स टू du। ठीक है, और टोटल चेंज अगर आपको निकालना तो फिर आप इसी को इंटीग्रेट कर देते हो, इंटीग्रेशन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, एंड इट इज fc डॉट dr। आप ऐसा भी करते हैं इसको। ठीक है, और ये जो टर्म है इट इज fc dr इंटू कॉस थीटा के इक्वल हम इसको लिखते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स से अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कैलकुलेट करनी, तो ये मेथड हो गया। तो ये एक रिलेशनशिप आ गई। दूसरा, यहां से अगर हम देखें थर्ड पॉइंट, अगर फोर्स आपको निकालना है तो कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस du अपॉन dr इनटू cos थीटा, एंड इफ थीटा इज इक्वल्स टू, अगर 0 डिग्री है तो कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस du अपॉन dr आप लिख देते हो। ठीक है, और अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म पे चाहिए
तो वेक्टर फॉर्म पे इसको लिखने का जो तरीका है, कंजर्वेटिव फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी से कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज माइनस ऑफ आई कैप du अपॉन dx प्लस j कैप du अपॉन dy प्लस k कैप du अपॉन dz। ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया बेटा यहाँ पे पूरा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी से कंजर्वेटिव फोर्स कैसे मेजर करना, ये तरीका हो गया। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेशनशिप है, याद रखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ये अब मुझे लग रहा है ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये यहाँ पे। तो ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, समझिए ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना, ये हमेशा वैलिड है, ये डेफिनेशन से आया है। तो जैसा हमने बोला था ना कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो ये कहानी आ गई उसकी पूरी की पूरी। और एक और बात, यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है ये क्या शो करता है, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो वेक्टर नहीं लिखा हूं मैंने, यहाँ पे माइनस लिखा हूं, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है, नेगेटिव साइन shows that direction of force is along maximum decrease in potential energy, maximum decrease in potential energy, कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन उधर होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम डिक्रीज होगा उतना ही डिस्टेंस चलने पे। मतलब जैसे ये है, देखो जैसे ये बॉल है यहाँ पे, यहां से मान लो मैं x नीचे लेके आऊं बॉल को, यहां से x नीचे लाया, या यहां से x इधर ले गया, या x इधर ले गया, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बॉल की किस साइड जाने पे डिक्रीज होती है, यहां से x नीचे लाने पे, कि यहां से x इधर जाने पे, कि यहां से x इधर जाने पे? नीचे जाने पे। नीचे जाने पे, ऐसा है ना, पेट की तरफ जाने पे सबसे ज्यादा क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन, यहाँ पे कौन सा फोर्स है, अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इधर जा रही बॉल, नीचे जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन नीचे है। फिर से समझो, ये बॉल है यहाँ पे, इस बॉल की हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, अर्थ की ग्रेविटी में इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। अगर इस बॉल को मैं यहाँ से x नीचे लाता हूँ, या इसको x इधर लेके जाता हूँ, या यहाँ से x इधर लेके जाता हूँ, तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी नीचे आने पे डिक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पे जो ग्रेविटी का डायरेक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन है, वो किधर है, नीचे की तरफ है। देख सकते हो, अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूं तो बॉल क्या हो रही है, नीचे जा रही है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रही है। इसी डायरेक्शन पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसी डायरेक्शन पे जाने पे ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा डिक्रीज होती है। समझ गए? हेलो, ये इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है या मतलब। क्लियर हो गया बेटा? ये रिलेशनशिप, ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया कि नहीं? याद रखो, ये एक अगर याद है तो बाकी आप वैसे ही लिख सकते हो, बाकी तो फिर वो लिखने के तरीके हैं, तो इसको भूलो मत ये। ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इन वर्क डन, सॉरी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया ये? हाँ सर, जो पॉइंट अपन नीचे ला रहे हो तीनों डायरेक्शन में सेम ही पॉइंट है, तो फिर तो तीनों डायरेक्शन में सेम ही डिक्रीज आएगा ना? क्या 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 सेम ही ला रहा है मतलब? सर, आपने जो 3 डायरेक्शन बताया लाने की, अगर वो सेम पॉइंट पे ला रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो फील्ड फोर्स का डायरेक्शन या फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो अगर इस बॉल को मैं यहां से x नीचे लाता हूं, यहां से इधर x लेके जाता हूं, यहां से इधर x लेके जाता हूं, तो किस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कम होगी? तो इक्वली कम होंगी ना, पर सेम नहीं ना बेटा, कैसे होगा? जब फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारा नीचे की तरफ है, तुम mgh को डायरेक्ट वर्टिकली काउंट करते हो और डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड काउंट करते हो, तो कैसे होगा? नहीं समझा?
चलो ऊपर लेके जाते, चल नीचे की जगह चल थोड़ा ऊपर के डायरेक्शन पे सोच, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ज्यादा बढ़ेगी, तो जल्दी समझेगा फिर उसको, किस केस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है उसको समझ ले तो फिर ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। ये बॉल यहाँ पे मान ले ऐसी रखी हुई है ग्राउंड पे, ठीक है, हाँ सर। अगर मैं इस बॉल को यहाँ तक लेके जाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? नो सर। नहीं चेंज हुई ना। अगर मैं इस बॉल को यहाँ से x ऊपर लाया, इतना वर्टिकली ऊपर लाया, कुछ चेंज हुई, प्लस mgh। हाँ सर। यस यहाँ से इतना लाया, उतनी पोटेंशियल एनर्जी है कि यहाँ पे ज्यादा हुई है कि उतनी डिस्टेंस इधर चलने पे ज्यादा हुई? कम है यहाँ पे कम है, बराबर है, क्योंकि वर्टिकल हाइट कम है। x डिस्टेंस वाली उतनी चला लेकिन वर्टिकल हाइट तो कम है ना भाई। हाँ सर। यहाँ से x डिस्टेंस इतनी चले और वर्टिकल हाइट भी वही है, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। तो ऐसे ही फिर डिक्रीज होने के लिए भी यहाँ से अगर ये नीचे सीधे आता है x, यहाँ से x इधर जाता है या यहाँ से x इधर जाता है, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा कम हो रही पोटेंशियल? नीचे। अब समझ गया? सर मेरा ये था, यस अगर अपन सेम इच पॉइंट है वो तीनों साइड से लाए तो फिर सेम इच रहेंगे ना, तीनों पॉइंट मतलब एक पॉइंट है उससे 3 हाइट तक अपन ने सेम ही 3 हाइट है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है। हाँ, हाइट अगर सेम है तो बात ही अलग है ना, तुम 3 अलग अलग पॉइंट से ला रहे हो बेटा, ऐसा ऐसे थोड़ी हम एक पॉइंट से ये इधर भी x ला रहे, इधर भी x ला रहे, इधर भी x ला रहे। हाँ सर मैं वही था क्वेश्चन। अभी समझ गया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो सबसे ज्यादा डिक्रीज किधर हो रही? अगर इंक्रीज की बात करेगा तो सबसे ज्यादा इंक्रीज कैसी होगी? यहाँ से तू यहाँ तक ले आ x, यहाँ से इधर x ले जा ले, यहाँ से तू इधर x ले जा ले, सबसे ज्यादा कहाँ पे बढ़ी पोटेंशियल एनर्जी? सीधा x ऊपर पे ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो अब नीचे आने में भी वही केस होगा, यहाँ से अगर तुम x इधर आ रहे हो, यहाँ से x इधर जा रहे हो, यहाँ से x इधर जा रहे हो, तो सबसे ज्यादा डिक्रीज कहाँ पे हो रही है? सीधा नीचे आने पे हो रही है। समझ गए? और एक और तरीका हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने का, वहां पे एक पार्टिकल रख दो, जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल है, जिस डायरेक्शन में चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेगा मतलब उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। और अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन में तो प्लस और माइनस होते नहीं मास, अगर मैं यहां से छोड़ दूं तो ये क्या होगा? नीचे आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? स्प्रिंग फोर्स की कोई फील्ड क्यों नहीं होती? क्या बेटा? स्प्रिंग फोर्स की कोई फील्ड नहीं होती ना? नहीं, स्प्रिंग फोर्स की फील्ड हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पे जो बाइंडिंग्स होती हैं वो भी फील्ड के कारण ही आ रही है, वो इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग है, वो आप और ज्यादा अंदर पे पहुंच रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के। समझ गए हर्ष? ओ सॉरी ऋषभ। हाँ सर, लेकिन फिर उसमें ये सब कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा फील्ड वाला की? उसमें भी लगता है लेकिन उसमें डायरेक्ट नहीं लगता है, ऐसा वो इनडायरेक्ट लगता है, ठीक है ना। स्प्रिंग फोर्स में डायरेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि स्प्रिंग की हम फील्ड नहीं बोलते स्प्रिंग के लिए, वहां पे आपने एक मास को अटैच किया और जो उस मास को उस पार्टिकल को कौन खींच के ला रहा वापिस अपनी जगह पे? स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स किस टाइप का फोर्स होता है? कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है भाई स्प्रिंग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्प्रिंग फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेकिन वो जो फोर्स है हम उसको मैकेनिकल के फॉर्म पे बोल रहे हैं, ना कि हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म पे बोल रहे हैं वहां पे। समझ गए? F इक्वल्स टू kx को हम उसको मैकेनिकल फॉर्म पे बोल रहे हैं, और वो जो मैकेनिकल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, उसका जो फॉर्म है वो कैसा बिहेव कर रहा है वहां पे? कंजर्वेटिव टाइप का बिहेव कर रहा है। बात समझ गया ऋषभ? हाँ सर। और सर वो थीटा इक्वल्स टू 1 मिनट, अब इसमें एक और बात, फ्रिक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है लेकिन फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है लेकिन फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नहीं है। स्प्रिंग फोर्स भी उसका बाय नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है लेकिन वो कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव के लिए आपको ये देखना है, अगर हम मैकेनिकल फोर्सेस की बात करें जैसे नॉर्मल केसेस पे, कि भाई वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं करता। समझ गए? ऐसा अकेले बोलने से नहीं हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव होगा। अगर आप उसका जो क्लासिफिकेशन वो उसको बहुत ब्रॉड सेंस में देख रहे हो तो ठीक है।
समझ गए ऋषभ? हाँ सर, अगर तो फिर अगर अपन को कभी जज करना रहा तो सबसे पहला आइडिया अपन क्या देखेंगे, कंजर्वेटिव है या नहीं, अगर ये जज करना रहा तो सब वही करके देखना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा एक पोजीशन से दो पोजीशन के, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, जज करने के लिए। समझ गए? हाँ सर, और सर थीटा इक्वल टू 0 क्यों? थीटा इक्वल टू यहाँ पे 0 लिखेंगे तो फिर उस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा डिक्रीज होगी, इसलिए लिखा हूं मैंने, ठीक है, समझ गए? हेलो ऋषभ? थीटा की सबसे बड़ा मतलब cos थीटा को सबसे ज्यादा करना पड़ेगा ना, अगर डिक्रीज मैक्सिमम करना है तो। हाँ, cos थीटा को सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, तब मैक्सिमम डिक्रीज आएगी, जैसे वो बॉल को मैं नीचे लाने का बता रहा था फील्ड के डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो अभी अगला पॉइंट पे आ रहा है, तो अगले पेज पे स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, एक और कॉन्सेप्ट है छोटी सी, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए? हेलो, ले लिए क्या स्क्रीनशॉट लो जल्दी से? यस सर। अब कभी कभी हम एक और टर्म लिखते हैं, इस पे एक और टर्म लिखा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और टर्म लिखा जाता है कि भाई हम एक्सटर्नल फोर्स के साथ में भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो वो कब लिखेंगे? पेज नंबर 5, एक्सटर्नल फोर्स के साथ में भी हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, ध्यान देना, अगर मान लो ये कोई पार्टिकल है सपोज, और इस पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स कौन सा लग रहा है यहाँ पे, इस साइड पे लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स, और इस साइड पे लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, जिसको आप अप्लाइड फोर्स भी बोल दो। दोनों के बीच में एंगल कितनी डिग्री का हो गया यहाँ पे? 180 डिग्री का हो गया। एंड दिस इज एनी पार्टिकल, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं किया हूं कि ये चार्ज पार्टिकल है कि मास है, बस मैंने यहाँ पे उसी पार्टिकल पे कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है और एक अप्लाइड फोर्स भी लग रहा है, और दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। दैट इज, अब एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज सॉरी, इफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और हम ये बोल दें कि कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर सम 0 है, ठीक है, एंड इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, अगर पार्टिकल को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, एंड इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड वेरी स्लोली और unaccelerated or with constant velocity, मतलब पार्टिकल को आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हो अनएसिलरेटेड, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेके जा रहे हो आप पार्टिकल को अनएसिलरेटेड मोशन में, ये एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है और कंजर्वेटिव इधर लग रहा है। अनएसिलरेटेड लेके जाओगे या कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाओगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पार्टिकल में? 0। देन हम ये लिखते हैं कि भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तब वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होता है? पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले को लगने के लिए ये कंडीशन फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो ये वैलिड नहीं है। फिर वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स का कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए भी लगेगा और कुछ पार्ट उसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज कराएगा, लेकिन ये हमेशा वैलिड है। ये वाली जो कंडीशन है, ये फोर्स इक्वल हो या ना हो, ये हमेशा वैलिड है। ये जो इक्वेशन, इट इज ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। ये इक्वेशन हमेशा वैलिड है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन ये वाली वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये तभी वैलिड होगी बेटा कि ये कंडीशन इस तरह से बने, तभी ये वैलिड है। अगर एसिलरेटेड मोशन हो गया तो वैलिड नहीं है।
एक्सेलरेटेड मोशन हो गया तो कुछ पार्ट उसका पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा और कुछ पार्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। जैसे बॉल अगर हम ले लें, यहाँ पे मैं इस बॉल को ऊपर उठाता हूँ धीरे 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 धीरे, तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ, मेरे हाथ ने जो फोर्स लगाया अगेंस्ट ग्रेविटी, ये किसके काम में आ रहा है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा है। भाई मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ, मैं जो एनर्जी खर्च कर रहा हूँ, वो जा कहाँ रही है? वो एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रही है। अगर मैं फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट में लगा रहा हूं तो ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा। अगर मैं फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगाऊं, इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट लगाऊं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, और अगर एग्जैक्टली इस तरह से काम कर रहा है तो फिर वो उस पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए तुम लोगों ने पढ़ा है ना बिल्कुल सिंपल 8th 9th क्लास में कि जब जैसे जो धनुष होता है उसमें जब आप उसकी रस्सी को खींचते हो, है ना, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? जब आपने धनुष से उसको खींचे तो कौन सी? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। कहां से आ गई भैया वो पोटेंशियल एनर्जी? आपने खींचा, आपने जो वर्क लगाया, आपने जो वर्क लगाया तो वो वर्क कहां पे चला गया? किसके फॉर्म पे स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हो गया। और जब आप उसको हाथ से छोड़ोगे तो तीर आगे निकलेगा, वो फिर काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। जैसे ये बॉल है, अगर मैं इसको दबा रहा हूं, बॉल को, इलास्टिक बॉल है, ये दबा रहा हूं, तो मैं जो वर्क कर रहा हूं इसको दबाने के लिए, वो वर्क किसके फॉर्म पे स्टोर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हो रहा है। समझ गए कि नहीं? ये नॉर्मल वे पे है। ये जो हो गया कि हमने दबाया तो जो अब छोड़ेंगे तो ये वापिस आ रहा है, क्योंकि जो पोटेंशियल थी वो काइनेटिक में बदल के वापस ले आएगी इसको। लेकिन जब हम दबा रहे हैं तो हम तो एनर्जी खर्च कर रहे हैं ना, कहाँ जा रही है वो एनर्जी? तो हम जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हो रही है। और अगर पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हो तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हमने जितना वर्क किया वो पूरा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हो। तो वो तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं तो नहीं। उसका कुछ पार्शियल पार्ट काइनेटिक में भी जाएगा। समझ गए? कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट इस पे? हेलो सर, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हो तब भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेंगी ना? हाँ, तब भी रहती मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। नॉन कंजर्वेटिव लगेंगे तब भी लिखते हैं कंजर्वेशन प्रिंसिपल में, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में करते हैं, ठीक है। लेकिन जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लगे तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में मत पढ़ो, आप वर्क एनर्जी थ्योरम से जाओ, ठीक है। चीजें आसान रहती, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है ना वर्क एनर्जी थ्योरम की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन, यहाँ नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equals to change in kinetic energy। ये अब by all forces, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, अप्लाइड फोर्स, व्हाटएवर इट में भी, जितने भी फोर्सेस है सब आ गए नेट में। तो अगर नेट में कंजर्वेटिव फोर्स भी है तो जहां पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आएगा वहां पे आप नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट ले दोगे, ठीक है। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। तो जब अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लगते हैं तो फिर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मत लगाया करो, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया करो, तो उससे मिस्टेक्स नहीं होंगी फिर। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गई कि नहीं हुई? कोई डाउट है अभी इस कॉन्सेप्ट पे? हेलो बोलो भाई। जैसे हमने ये बॉल को दबाया तो और छोड़ दिया तो वापिस अपने शेप पे आ गई ना ये बॉल। क्यों आ रही बताओ जरा? हमने दबाया, हमने तो एनर्जी खर्च किया ना इसको दबाने के लिए। कहां चली गई वो एनर्जी? कहां गई बताओ जल्दी से? हमने बॉल को दबाया तो हमने जो एनर्जी खर्च की वो कहां गई? इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हुई। अब जैसे ही छोड़ोगे तो वापिस अपने शेप को रीगेन कर लिया इसने। तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसने अपने शेप को रीगेन करने के लिए यहाँ के पार्टिकल आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है और फिर ये अपने शेप पे वापिस आ रही। समझ गए? हेलो सर। हाँ बोलो। ये जो था कि आपने बोले कि नेटवर्क डन को चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी से मतलब सॉल्व करना, लेकिन सर जब अपन वो रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे अलोंग द इंक्लाइन वाला,
वहां पे अपन ने फ्रिक्शन लग रहा था फिर भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व की, तब क्यों? यहाँ पे इसलिए किए थे, रोलिंग मोशन में प्योर रोलिंग जब भी होता है तो वर्क डन उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क डन नहीं करता है, ठीक है, इसलिए कर लिए थे। समझ गया ऋषभ? ओके सर, मतलब स्टैटिक कभी भी वर्क नहीं करता ना? हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हमारा जो फ्रेम है वो रेस्ट पे है, फ्रेम देख वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट होता है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि यार ये वर्क ही नहीं कर रहा है, ठीक है, वर्क डन ये फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, अगर हम जिस फ्रेम से देख रहे हैं उस फ्रेम पे अगर स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है तो फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देंगे। समझ गए? जिस फ्रेम से देखने का मतलब समझा कि नहीं? नहीं समझा इसको? देख ये कैसी कहानी है, ये जैसे डस्टर है, मान ले ये डस्टर यहाँ पे रखा हुआ है ना, और ये कोई पर्सन यहाँ पे एक, तो डस्टर तो इस पेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे दिख रहा है, या थोड़ा सा इंक्लाइन कर दूं तो ये फिसल के नहीं आ रहा, बराबर है? इसके हाँ। लिए डस्टर रेस्ट पे, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है इसके लिए? 0। यस। लेकिन मैं अगर इसको ऐसा मूव कराने लगूं तो तुम लोगों के लिए डस्टर रेस्ट पे है क्या? नहीं। या मेरे लिए है क्या? नहीं है। तो हमारे लिए तो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है ना, या तुम लोगों के लिए भी फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, इसमें कुछ तो वर्क आएगा फ्रिक्शन का। अभी समझ गया? सर तो लेकिन वहां पे भी तो अपन ग्राउंड फ्रेम से कैलकुलेशन कर रहे थे ना, तो अपने लिए तो और करना। जो ग्राउंड फ्रेम है हमारा खुद का फ्रेम कैसा है? वो रेस्ट पे है, तो हम जब ग्राउंड फ्रेम से इस कैलकुलेशन को करते हैं तो जो फ्रिक्शन है उसके लिए वर्क डन कैसा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए वर्क डन 0 होता है, ठीक है? सर बट अपने लिए तो मूव कर रहा है ना वो। अरे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दोनों में अलग अलग बात है बेटा। ये ऑब्जेक्ट फिसल के आ रहा है, ये खुद रेस्ट पे है जिसपे ये फिसल के आ रहा है, और हम भी रेस्ट पे हैं, तो हमारे लिए तो फिसल रहा है ना ये, तो यहाँ पे फिसल रहा मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन अगर यही अगर यहाँ पे सिर्फ रोल करते हुए आए तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। स्टैटिक लगेगा। तो हम लोग तो रेस्ट पे और ये भी रेस्ट पे है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा। समझ गए? इसलिए लगा ले रहे थे। अभी क्लियर हो गया? ओके। ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। आज के लिए इतना ही, कल कुछ क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गई?